हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हुआ पड़ा हूँ बीमार। मुझे एक्चुअली हुआ पड़ा है टाइफाइड, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग मेरी दिक्कत समझ पाओगे। बट क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम यहाँ पर मिस आउट नहीं कर सकते थे। बिकॉज कल के दिन काफी सारे आईपीएस क्लोज होने वाले हैं, तो वहां पर डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे सभी आईपीएस के बारे में, चाहे वो कल के दिन क्लोज होने वाले चाहे परसों के दिन। और उसी के साथ साथ मार्केट में भी हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है, जिसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई की डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 1370 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3600 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर होने वाला है। अब अगर हम आईपीएस की डिटेल स्टडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ना चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 23 यानी मंडे के दिन हमारे पास 5 मेन लाइन आईपीओ क्लोज होंगे और एक एसएमई आईपीओ क्लोज होगा, यानी 5+1 एक 6 आईपीओ हमारे पास मंडे के दिन क्लोज होंगे। और बाकी 3 आईपीओ जो मेन लाइन होने वाले हैं वो ट्यूसडे को क्लोज होंगे। मतलब कि हमारे पास जितना ही पैसा है हमें इन 9 आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। बिकॉज जितना ही पैसा हमारा यहाँ पर यूज हो गया, लेट्स से कि मैंने ट्रांसफर लाइटिंग में अपना सारा पैसा ब्लॉक कर दिया, तो अगले दिन जो भी नेक्स्ट डे पर क्लोज होंगे 3 आईपीओ, उसमें मैं वहां पर पैसा यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा ऑलरेडी इसमें ब्लॉक्ड रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्योंकि सभी के पास लिमिटेड पैसा होता है और वहां पर हम सभी आईपीएस को अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, तो वहां पर हमें प्रॉपर्ली हमारे फंड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा कि किस आईपीओ में हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है और किस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो वहां पर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सही आईपीएस को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ आईपीएस को निगलेक्ट करना पड़ेगा, जिन्हें मैं यूज नहीं करूंगा। या फिर अगर हम बात करते हैं कि इन आईपीएस में लिस्टिंग होने की उम्मीद कम है या फिर इन आईपीएस में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो कौन कौन से आईपीओ होने वाले हैं। सबसे पहला तो न्यू मलयालम स्टील एसएमई आईपीओ, इसे मैं इजिली अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इस आईपीओ में हमें कुछ इफवर्ट्स वाले पॉइंट देखने को मिले थे, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अगर आप इसकी जीएमपी की बात करोगे तो 33% का देखने को मिल रहा है। हाउ एवर एक ठीक ठाक जीएमपी देखने को मिल रहा है। बट अगर मार्केट में और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, तो यहाँ पर इसके जीएमपी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एसएमई आईपीओ हमेशा हम एग्रेसिव होकर अप्लाई करते, तो मैं वहां पर इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अब उसके बाद अगर हम सबसे पहले ना जीएमपी देख लेते हैं सबका, तो वहां पर सनातन टेक्सटाइल का 12% का देखने को मिल रहा है, कॉनकोड का 5% का देखने को मिल रहा है, और वेंटिव हॉस्पिटलिटी का 5% का, एंड करैरो इंडिया का 0% का। मतलब कि ये 4 आईपीएस हमारे पास ऐसे आईपीएस होने वाले हैं जहां पर हमें जीएमपी भी कम देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जीएमपी कम देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी कम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी, बट हमारा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में मैं इनमें से कौन कौन से आईपीएस को अवॉइड करूंगा, उनमें आ जाएगा सबसे पहले तो करारो इंडिया। इस आईपीओ को मैं इजिली अवॉइड करने वाला हूँ। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ को भी मैं इजिली अवॉइड करने वाला हूँ। मतलब कि अभी तक मैं पर्सनली 3 आईपीओ को नेग्लेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो सनातन टेक्सटाइल एंड कॉनकोड इन्वायरो को मैं अभी अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। किस तरीके से यहाँ पर कल के दिन सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखने को मिलेगा, उसके बेस पर ही मैं यहाँ पर कोई भी फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। बिकॉज अगर यहाँ पर मुझे सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिली, तो वहां पर मैं इन आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा होने वाला है सब्सक्रिप्शन डाटा के ऊपर किस तरीके से आती है। अब हमारे पास बचते बाकी आईपीओ जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट लाइटिंग, डैम कैपिटल एडवाइजर, ममता मशीनरी, सैनोरिस फार्मास्यूटिकल। मतलब कि ये 4 आईपीएस तो ऐसे आईपीएस है जो हमें काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। बट इनमें से एक ऐसा आईपीओ है ममता मशीनरी, जो पैसा, तो अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी के बेस पे जो हमारा पैसा सीधा सीधा डबल कर रहा है, बट इस आईपीओ में हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी। लेट्स से बिग एचएनए में ऑलरेडी ये 33 टाइम तक बढ़ चुका है। अगर इसमें मंडे के दिन 100x तक का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो भी मैं वहां पर शॉक नहीं रहूंगा। और ऐसे में बिग एचएनआई इसमें एक बेस्ट कैटेगरी हो जाती है। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, तो बिग एचएनआई इज द बेस्ट के जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई में ऑलरेडी 86 टाइम तक बढ़ चुका है। मतलब कि स्मॉल एचएनआई में हमें सब्सक्रिप्शन
काफी ज्यादा हैवीली मिल जाएगी, कल के दिन और भी ज्यादा ऑलमोस्ट 200x तक भी अगर मिल जाती है तो भी मैं वहां पर शॉक नहीं रहूंगा, बट वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी 53 टाइम, मतलब कि अगर ये भी 150x या 100x के ऊपर तक चला जाता है तब भी वहां पर मैं शॉक नहीं रहूंगा, क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट कैटेगरी आती है बिग एचएनआई। अगर हमें जहां पर अपनी किस्मत को खेलना है और हमारे पास अच्छा खासा पैसा है तो बिग एचएनआई इज द बेस्ट सिनेरियो। अदरवाइज रिटेल कैटेगरी ही एक ऐसा सोल्यूशन आ जाता है जहां पर हम इसमें अपना थोड़ा सा किस्मत आजमा सकते हैं। बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं लास्ट में यूज करूंगा। कहने का मतलब कि पहले मैं बाकी आईपीओ में अपना पैसा ब्लॉक करूंगा, अगर उसके बाद भी मेरे पास पैसा बच जाता है तो मैं इस आईपीओ में यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि जहां पर मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है। बट हाँ, अगर एक भी आईपीओ जहां पर लग जाता है तो वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल होने की पूरी पूरी उम्मीद इस आईपीओ में बनी हुई है। अब बात करते हैं हम बाकी आईपीओ की, ट्रांसरेल की। तो जहां पर भी हमें एचएनआई में अगर बात करते हैं, बिग एचएनआई में 6x तक बच चुका है और स्मॉल एचएनआई में ऑलरेडी 11x तक बच चुका है। रिटेल कैटेगरी में 7 टाइम तक बच चुका है। तो जहां पर भी हमारे पास बेस्ट कैटेगरी आ जाती है बिग एचएनआई और सेकंड बेस्ट आ जाती है रिटेल कैटेगरी। डैम कैपिटल एडवाइजर की बात करते हैं तो फिर से बिग एचएनआई 9 टाइम बेस्ट कैटेगरी एंड रिटेल कैटेगरी सेकंड बेस्ट 9.16 टाइम। स्मॉल एचएनआई में ऑलरेडी हमें कल के वाले आईपीओ में अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुकी है, तो वहां पर हमें मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। बट अगर हम सनातन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो वहां पर बिग एचएनआई में ऑलरेडी अभी तक ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो वहां पर अगर लेट्स से कि ये 1x से भी कम बढ़ता है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो हमने जहां पर जितनी भी एप्लीकेशन लगाई होगी, लेट्स से कि हमने 10 लाख के ऊपर जितना भी माल लगाया, हमें सारा का सारा ये मिल जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और अगर ये 5x के ऊपर चला जाता है तब हमें वहां पर जाकर सिर्फ 2 लाख का ही माल मिलेगा, अदरवाइज 5x से नीचे नीचे जितना भी गिरेगा उसके अकॉर्डिंग हमें उतना ज्यादा माल मिलता रहेगा। स्मॉल एचएनआई में ऑलरेडी 3 टाइम और रिटेल कैटेगरी में 2 टाइम तक ये बढ़ चुका है। अगर हम बात करते हैं कॉनकॉर्ड इनवायरो की, तो वहां पर सबसे ज्यादा कम सब्सक्रिप्शन अभी तक हमें इसी में देखने को मिला है और इसमें भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में अभी तक इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला, बट अगर कल के दिन क्वालिफाइड की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट क्वालिफाइड की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे वहां पर देखने को मिलना चाहिए। तो आई होप कि जो पॉइंट्स हम फंड मैनेजमेंट के ऊपर समझाने की कोशिश करें, किस तरीके से हमें कुछ आईपीएस को नेग्लेक्ट करना है, वो आपको अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग खुद नेग्लेक्ट करना पड़ेगी। आपको कौन सा आईपीओ अच्छा नहीं लग रहा है आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वहां पर आईपीएस कम हो जाएंगे और वहां पर इतने सारे आईपीएस में से हम कुछ आईपीएस को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे जो हमारे बेस्ट पॉइंट हो जाता है आईपीओ सिलेक्शन कैटेगरी में। बाय द वे, आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम बाकी आईपीएस का भी जीएमपी देख लेते हैं तो सैनोरिस फार्मा 51% का, ट्रांसरेल लाइटिंग 40% का, डैम कैपिटल 56% का, ममता मशीनरी का 107% का हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी क्या बात हुई थी कि यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और वो बाउंस का लेवल था हमारा 24,700 800 का लेवल। यहाँ पर जो ये कैंडल बनी थी उसने हमें कंफ्यूज जरूर किया, बट हमने स्पेशली डिस्कस किया था कि ये थर्सडे का दिन था और जहाँ पर एक्सपायरी ड्रामा खेला गया है। अब ये वहां पर किस सिनेरियो से काम करेगा हमें आने वाले 1-2 दिनों में पता लग जाएगा, बट वहां पर हमें सिग्नल मिलेंगे अगर ये वाला लेवल जहाँ पर ये 2-3 मूविंग एवरेज से एक साथ इकट्ठी हो रही है, वहां पर अगर ये लेवल कटा है 24,400 का, तो हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और जैसे ही कटा और वहां से हमें पटाखा देखने को मिल चुका है। और हमने यहाँ पर इतने टाइम पे डिस्कस किया कि अगर हम चाहे तो हल्की फुल्की क्वांटिटी 40% 50% को बुक करके बाकी को ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है तो आई होप कि हमें यहाँ पर दिक्कतें नहीं आई होंगी। बट अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो जिस तरीके से मार्केट नीचे को आई है, देखो रीजन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमें रिजल्ट से, चाहे वो फेड ने कुछ कहा हो चाहे कुछ और चल रहा हो, बट आपको हमेशा रिजल्ट पर मैटर करना हो। रिजल्ट हमारे सामने की मार्केट नीचे आ चुकी है। अब आगे की बात करते हैं, तो मार्केट जिस तरीके से नीचे आई है, कभी भी अगर डेडिकेट बाउंस देखने को मिलता है और वो डेडिकेट बाउंस लेट्स से कि कभी भी 300 400 500 पॉइंट की मूव आती है, अगर वो आती है तो वो जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से वहां पर सोल्ड ऑफ होने की भी हमें ज्यादा उम्मीद रहेगी। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेकंड सीन
कि जो हमारे पास अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो यही लेवल होने वाला है 23,200 से 300 की रेंज। अगर एक बार जहां पर आता है तो वहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, बट ऑलरेडी 200 की मूविंग एवरेज फिर से ये तोड़ चुका है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कभी भी मार्केट 23,700 का लेवल क्रॉस करती है तो वहां पर हमें एक छोटी सी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अदरवाइज ये हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी 23,700 का लेवल, और मेजर रेजिस्टेंस अब हमारे पास काम करेगा जो जहां पर इसने गैप छोड़ा है 24,050 का लेवल, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। ज्यादा डिटेल में हम फिर कभी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं भी जहां पर ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी भी तबीयत सेट नहीं है, तो आई एम सॉरी उस पॉइंट के लिए। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।